हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और 2 क्वेश्चंस इसके और प्रैक्टिस करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, साथ में इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम आज पूरी कर लेंगे। एट द टाइम 0 देखना है आपको सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेस हैं, तो सिर्फ एक प्रोसेस है P1 को हम CPU एलोकेट कर देंगे, सिर्फ 1 यूनिट तक चलाएंगे और चेक करेंगे सिस्टम में कोई छोटी प्रोसेस है या नहीं। 1 यूनिट तक चलाने के बाद ये रह जाएगी 6। 1 पे देखो P2 आ चुकी है और इसका जो बस टाइम है वो कम है, इसलिए P1 को हम प्रीएम्प्ट कर देंगे, P2 को CPU दे देंगे और इसे भी हम 1 यूनिट तक चलाएंगे। 1 यूनिट चलाने के बाद ये 2 रह जाएगी। 2 पर कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो सिस्टम में आ चुकी है। P3 भी आ चुकी है, इसको भी 2 यूनिट टाइम चाहिए, इसे भी 2 यूनिट। ठीक है, तीनों में कम क्या है, 2 यूनिट टाइम। बट अब ध्यान रखना, जब भी दोनों का बस टाइम सेम हो जाएगा उस समय शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम FCFS की तरह काम करने लग जाएगी। मतलब जो सिस्टम में पहले आई उसे हम पहले CPU एलोकेट कर देंगे। P2 और P3 दोनों में से पहले कौन सी आई थी, तो P2, इसलिए हम P2 को ही यहाँ पे CPU देंगे और P2 को आगे चलते रहने देंगे, 1 यूनिट तक चलाएंगे। 3 पे देखो कौन कौन सी प्रोसेस हैं। P4 और आ गई सिस्टम में, बट इसका बस टाइम ज़्यादा है, फिर हम क्या करेंगे, P2 को ही चलने देंगे 4 तक। 4 को देखेंगे तो P5 को देखो 1 बस टाइम की रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक P2 ने अपनी कितनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। इसका मतलब P2 जो है वो यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब हाल फिलहाल सिस्टम में सबसे छोटी प्रोसेस है P5 को हम CPU दे देंगे और ये चलेगा 5 तक। 5 पे चलने के बाद ये 0 हो जाएगा। उसके बाद छोटी प्रोसेस है P3 को हम CPU एलोकेट कर देंगे, उसे 2 यूनिट तक चलने देंगे और ये भी पूरी हो जाएगी। देन आपको अगेन यहाँ पे क्लैश देखने को मिलेगा। P1 को भी 6 यूनिट तक CPU चाहिए और P4 को भी 6 यूनिट तक चाहिए। क्या चीज़ फॉलो करनी है, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का सिस्टम। तो पहले कौन सी आई थी, P1, इसलिए हम P1 को CPU एलोकेट करेंगे, 6 यूनिट तक इसको काम करने देंगे और इसे सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। देन हम एलोकेट करेंगे CPU P4 को, वो भी 6 यूनिट तक काम करेगी। टोटल मिला के 19, जब टाइमलाइन पे 19 होगा उस समय सारी प्रोसेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे इनका बर्स्ट कंप्लीशन टाइम देखो, P1 का कब है, 13 पे, P2 का कब है, 4 पे, P3 कब कंप्लीट हुई थी, 7 पे, P4 कब कंप्लीट हुई है, 19 पे, और P5 कब कंप्लीट हुई थी, 5 पे। टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 13 में से 0 गए 13, 14 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 2 गए 5, 19 में से 3 गए 16, 5 में से 4 गया 1। वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो 13 में से 7 गए 6, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 16 में से 6 गए 10, 1 में से 1 गया 0। आप ये देखो 2 प्रोसेस को तो यहाँ पे वेट करना ही नहीं पड़ा, आते ही इनको CPU मिल गया था। और अब अगर एवरेज वेटिंग टाइम हम निकालेंगे, इस पूरे का हम वेटिंग टाइम का पूरा टोटल कर लो, 10 और 6 16 और 3 19 को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ प्रोसेस से, डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 थी ये 15 और 5 8 40, 3.8 आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। इस तरीके से अगर आपने खुद ने भी साथ में प्रैक्टिस की है तो आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न रहने के चांसेस नहीं। बट इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हुई है तो वो आप मुझे ज़रूर भेजें कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप मुझे वहाँ पे भी भेज सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें 4 प्रोसेस दी हुई हैं, अराइवल टाइम और बस टाइम हमें दिया हुआ है। निकालना क्या है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपको निकालना है और साथ में एवरेज वेटिंग टाइम भी निकालना है। तो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, खुद से करनी है पहले, देन आपको सोल्यूशन को मैच करना है। एट द टाइम 0 सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेस हैं, तो सिर्फ एक प्रोसेस है P3 को हम CPU दे देंगे और कितने यूनिट तक देंगे, देखो 0 के बाद में सिर्फ 3 आ रहा है
डायरेक्ट। तो 3 यूनिट तक आपको ध्यान रखना है कि हमें एक एक यूनिट में चेक करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 3 यूनिट के बाद में कोई प्रोसेस आएगी तो 3 यूनिट तक हम किसको चलने देंगे, P3 को। 3 यूनिट चलने के बाद P3 कितनी रह गई, 5। 3 पर कौन सी प्रोसेस सिस्टम में आई, तो वो थी P4, बट दोनों का जो CPU टाइम था वो दोनों का सेम है, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से हम P3 को ही आगे चलने देंगे। P3 को हमने आगे चलाया 1 यूनिट मतलब 4 तक, तो ये रह गई 4। 1 यूनिट चलने के बाद ये देखेगी सिस्टम में P2 आ चुकी है और उसका भी जो CPU टाइम है वो दोनों का सेम है 4-4, बट पहले कौन सी चलेगी, जो पहले आई थी वो है P3, तो P3 को ही हम चलने देंगे। P3 चलेगी तो ये हो जाएगी 5। अब इसकी डिमांड कितनी रह जाएगी, 4 से 1 यूनिट चली है तो 3 रह जाएगी, बट देखो P1 के साथ में भी वापस से 3-3 का क्लैश होगा और P3 को ही हम आगे चलने देंगे। तो आप ये मान लो कि P3 जो है वो बड़ी प्रोसेस थी, बट जिस जिस टाइम पे उसने कंपैरिजन किया सिस्टम में, जैसे जैसे प्रोसेस आई उनके साथ कंपेयर किया तो वो लगभग बराबर ही निकल रही थी, इसलिए वो ही पूरा कंप्लीट हो गई, बाकी सब ने वेट किया। अब सिस्टम में कौन सी प्रोसेस बची हैं, छोटी प्रोसेस है P1। P1 को हम सबसे पहले CPU एलोकेट करेंगे, 8 और 3 11 यूनिट होने के बाद ये पूरी हो जाएगी, इसको भी सिस्टम से बाहर निकाल देंगे। देन P2 को हम CPU देंगे, 4 यूनिट की रिक्वायरमेंट है इसको, तो ये हो जाएगा 15 और ये भी पूरी हो जाएगी, बाहर निकाल देंगे। P4 को सबसे लास्ट में मिलेगा CPU, 5 यूनिट तक इसको अपना CPU से एग्जीक्यूशन करवाना है, ये भी कंप्लीट होके सिस्टम से बाहर आ जाएगी। अब हम इनका कंप्लीशन टाइम जो है वो लिख लेते हैं, क्या क्या है। P1 का है 11, P2 का है 15, P3 जो है वो हुई है कंप्लीट 8 पे और P4 का है 20। टर्न अराउंड टाइम जो है वो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 15 में से 4 गई 11, 8 में से 0 गया 8 और 20 में से 3 गए 17। वेटिंग टाइम 6 में से 3 गए 3, 11 में से 4 गए 7, 8 में से 8 गए 0, 17 में से 5 गए 12। वेट किसने नहीं किया, सिर्फ P3 ने, और P1 ने वेट किया 3 यूनिट तक, P2 ने वेट किया 7 तक और P4 ने वेट किया 12 यूनिट तक। दोनों को कैलकुलेट करेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। पहले टर्न अराउंड का कैलकुलेशन कर लो, 11 8 19, 19 1 20 और 10 30, 30 6 36, 36 और 6 42। टोटल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे करेक्ट कर लेना। 42 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ प्रोसेस से तो वो हैं 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 10.5 आ गया इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 2 22, 22 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 5.5 आ जाएगा इसका एवरेज वेटिंग टाइम। तो इस तरीके से आपके आगे अब कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित आता है तो आपको सही करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से देखना। आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनकी प्रैक्टिस करना। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। इसमें एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का एवरेज वेटिंग टाइम सबसे मिनिमल होता है। आप जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को आगे भी पढ़ोगे, अभी तक भी हमने देखी, उनमें सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम किसका होता है, वो होता है SRTF का, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इससे कम किसी का नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा हो सकता है। ये शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट का प्रिमिटिव वर्जन है और इसका बेनिफिट ये है कि हम चलती प्रोसेस को, यदि वो बड़ी है सिस्टम में, बाकी प्रोसेस छोटी हैं, तो हम उसको रोक सकते हैं, प्रीएम्प्ट कर सकते हैं और दूसरी प्रोसेस को CPU एलोकेट करवा के एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसका जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो भी मिनिमाइज होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसकी अच्छी एडवांटेजेस हैं। और जब हम किसी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की एडवांटेज देखते हैं तो हमें उसकी डिसएडवांटेज भी पता होनी चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन होती ही नहीं है, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसे कोई भी तरीके से यूज़ नहीं किया जाता। बस ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि ऐसा कुछ होना चाहिए
और उससे हमें मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, मिनिमाइज जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो सब हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते तो हमने इसको पढ़ा क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो इसको पढ़ने का रीज़न सिर्फ ये था कि इसको थ्योरेटिकल वे में यूज़ लिया जाता है ये चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर जो कोई भी अदर जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ रहा है। अगर उसका एवरेज वेटिंग टाइम लगभग बराबर आने की कोशिश में है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के, तो वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अच्छी मानी जाती है। ये एल्गोरिदम हम कंपैरिजन के लिए अदर जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उनसे कंपैरिजन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं रिसर्च वर्क में, या फिर ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे भी हमें कोई नई एल्गोरिदम बतानी है या फिर हम किसी एल्गोरिदम को अपने सिस्टम में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, वहाँ हम इस एल्गोरिदम का सहारा लेते हैं। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्यों नहीं होता, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि आप किसी का भी बर्स्ट टाइम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि इसको सीपीयू कितनी देर चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको रेलवे रिजर्वेशन का टिकट बुक करना है, रेलवे में आपको कोई टिकट बुक करना है, क्या आप ये जानते हो कि आपका ट्रांजैक्शन पूरा कितने मिनट और कितने सेकंड में हो जाएगा? कोई कंफर्मेशन नहीं है। आपके नेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, सर्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है, कनेक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो हम एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा वो कभी भी नहीं बता सकते। हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो एवरेज में अगर माने तो लगभग 1 मिनट में पूरा हो जाता है, बट एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। इस वजह से ही हम ये बोलेंगे कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम में आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस सिस्टम में आती है उनका बर्स्ट टाइम क्या है। तो यदि बर्स्ट टाइम हमें पहले से पता हो तो ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल सिचुएशन में। इस वजह से ये एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। अब ये इम्प्लीमेंटेबल क्यों नहीं है तो वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया कि बिकॉज़ किसी भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम पहले से पता करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और थर्ड इसकी डिसएडवांटेज है कि यदि दो प्रोसेस एक समय पे स्टार्ट हो जाए तो वो कैसे बिहेव करने लग जाती है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की तरह। ठीक है, ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें हमारे ध्यान में रखने हैं। अब मिनिमल एवरेज वेटिंग टाइम किस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का होता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट आपको नाम याद रखना है। और ये हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको इनको विशेष नोट्स के अंदर रखने हैं। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एसजीएफ जो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रिमिटिव वर्जन क्या कहलाता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो इस तरह से आपको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट आई होप अच्छे से समझ आ गया। यदि कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।